Viewers, thanks for watching us on Times Now, India's election news headquarters. Right in the middle of elections, it's an issue that will perhaps silence a lot of doubters. For a long time now, there is an ecosystem in this country that has been pushing a narrative that the elections in India are not free and fair, that democracy is compromised, that the Modi government resorts to unfair means. All these arguments, propaganda actually, has been put to rest today by the Supreme Court of India that rejected a plea that sought 100% VVPAT trail of the EVM and called for paper ballot. That's right. One of the contentions in the petition was that let's go back to paper ballot. Both these demands rejected by the Election Commission, dealing a body blow to this EVM Bahana ecosystem. The Prime Minister was quick to latch on to this. At a public rally, the Prime Minister said that this is actually a tight slap to the opposition that has been peddling this narrative. चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। The Karara Tamacha that the Prime Minister is talking about, what is the context? Now listen to what Priyanka Gandhi Vadra had said and Rahul Gandhi. You will know what the reference was when the Prime Minister slammed opposition. तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। स्वरूपा सिकंदरू चौड़ेश्वरी देवी के चरणों में हम श्रद्धापूर्वक प्रणाम। Okay, now before we open this up, let's quickly go over this graphics that's on your screen. The opposition has been pushing this narrative for quite some time now, but this has reached a feverish pitch or had reached a feverish pitch
till this day, when the Supreme Court finally pronounced its verdict, Rahul Gandhi had said, इनकी आत्मा, राजा की आत्मा बसती है ईवीएम में. Listen to that. शक्ति शब्द होता है. हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं. अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है. सही है, सही है. Let's open this up. Acharya Pramod Krishnam is joining us. Needs no introduction. आचार्य जी प्रणाम. टाइम्स नाउ पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने जो एक पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, उसमें आपने जो लिखा है वो हम अपने स्क्रीन पे चला रहे हैं और दर्शक उसको देखेंगे, और उसी से जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल है. यह है आपका ट्वीट. आपने कहा है कि आखिर अदालत ने मान लिया है कि मन में है बीमारी. आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों में एक कहावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है. ये तो साफ दिख रहा है, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत ही नहीं है कि बीमारी जो है वो दिमाग में है. ईवीएम में बीमारी होती तो कोई तो कहीं तो उसको पकड़ता. जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि अभी आओ ईवीएम को हैक करके दिखाओ, तो कोई जाता नहीं है. जब चुनाव होता है वेस्ट बंगाल में और बीजेपी हार जाती है तो ईवीएम ठीक होती है. जब कर्नाटक में चुनाव होता है, कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है. हिमाचल में ईवीएम ठीक हो गई, तेलंगाना में ईवीएम ठीक हो गई. तो मेरा कहने का मतलब है, आपको हर एक मुद्दे पर सवाल उठाने का पूरा हक है. भारत का लोकतंत्र उसकी अनुमति देता है, भारत का संविधान उसकी इजाज़त देता है. लेकिन बात आप लॉजिकल तो करें. आपकी बात इलॉजिकल है, लॉजिकल नहीं है. आप अगर ये कहते हैं ईवीएम गलत है, ईवीएम खराब है, ईवीएम बेईमानी करती है, तो कर्नाटक का इस्तीफा होना चाहिए, कर्नाटक सरकार का. फिर हिमाचल सरकार से आप इस्तीफा दीजिएगा. तेलंगाना चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए. उसके बाद कहिए कि साहब वेस्ट बंगाल और दूसरे जितने भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हैं वो सब ईवीएम से चुनी गई हैं ना. 2009 में जब सरकार बनी ईवीएम से बनी ना. 2004 से यूपीए 1 यूपीए 2 ईवीएम से बनी. जब आपकी सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक है, जब आपकी सरकार नहीं बनती है तो ईवीएम गलत है. तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे. इसलिए मैंने ये बात कही है कि आखिर आज अदालत भी ये मान गई है कि बीमारी मशीन में नहीं है, बीमारी दिमाग में है. और आप देख लेना, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी आवाज़ें उठेंगी. अब कुछ और तरह से कहेंगे. अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपको स्वीकार करना है या मजबूरी है. आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो कंटेम्प्ट हो जाएगा. तो आप ये कहेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन साहब हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन ईवीएम खराब है, लेकिन ईवीएम मोदी की जान. मोदी को कोसने के लिए तुम्हें ईवीएम का बहाना चाहिए. मोदी को कोसने के लिए कभी चुनाव आयोग, मोदी को कोसने के लिए कभी आप कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं. अरे भाई, सीधी सी बात है, देश की जनता ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया. आचार्य जी, आप जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो अब ये लोग जब जनता के बीच में जाएंगे तो अब ये क्या कहेंगे? क्योंकि आपने तो बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि राहुल गांधी के दिमाग में है मशीन, या मशीन नहीं है, बीमारी है. अब जब ये लोग जाएंगे, और सिर्फ राहुल गांधी एक ही नहीं है, उन्होंने तो जो कहा वो कहा ही, और भी जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि देखिए साहब, इसमें ये चिप लगा हुआ है, ये हैक हो सकता है. अब प्रियंका गांधी कह रही है कि इनको कैसे पता कि इतने सीटें आ जाएंगी, पहले से गड़बड़ी करके रखी होगी. तो अब ये लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, देश की जनता में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं
देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। कभी देश की जनता को कहते हैं अच्छा सीए आया, जब सीए आया जिसके कानून में ये लिखा हुआ था, उसके सारे के सारे जितने भी सेंटेंस हैं, सारे के सारे जितने इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उन्होंने उनको पढ़ा, स्कॉलर्स ने पढ़ा, उन्होंने कहा कि इसमें ये लिखा है कि भारत में पैदा होने वाले किसी भी आदमी की ज़िंदगी इस कानून से प्रभावित नहीं होती। जब जिस कानून से भारत में पैदा होने वाले किसी आदमी को कोई नुकसान ही नहीं है तो उसका विरोध क्यों किया इन्होंने? उसका विरोध किया, देश में हमारे मुसलमान भाइयों को बहकाया, उनसे कहा कि साहब तुम्हारे हक छीन लेंगे, तुमसे कागज मांगेंगे। तो ये देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करना चाहते हैं। देश का कोई मुसलमान मुझे नहीं मिला जिसने मुझसे ये कहा हो कि आचार्य प्रमोद जी आप अयोध्या क्यों गए। देश के सारे मुसलमान मुस्लिम लीडर्स मुझे जितने मिले हैं उन्होंने मुझसे कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, वो बन गया, हमारा विषय खत्म हो गया। अब वहाँ मंदिर बन गया, आप वहाँ 100 बार जाइए, 1000 बार जाइए। लेकिन इन्होंने क्या मैसेज दिया कि नहीं, हम अयोध्या नहीं जाएंगे, हम राम की बात नहीं करेंगे। क्यों? इससे बदनाम मुसलमान हुए। तो ये देश में कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी ये किसी और मुद्दे को लेके, कभी ईवीएम के नाम पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। आचार्य जी, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, ये जो कह रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र खतरे में है, जो कुछ लोग हैं जो देश में अपने स्पीच में कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, कुछ विदेश जाके अभी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और आपने जब इतने साफ शब्दों में ये लिखा है, और वो ट्वीट मैं चाहता हूं कि फिर से हम दर्शकों को दिखाएं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, जब आप ये लिख रहे थे, टाइप कर रहे थे, तो आपको क्या लगा कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी इसका क्या जवाब देंगे? आपको क्या कहेंगे आपसे, और क्या आप तैयार हैं वो जो भी कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात, विपक्ष में एक नेता का कोई प्रॉब्लम हो, एक नेता के दिमाग में कुछ बातें चल रही हों, तब बात ठीक है। ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है सब राहुल गांधी जी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। सारा विपक्ष की विडंबना क्या है कि सारा विपक्ष राहुल गांधी की तरह सोचने लगा है। अरे मोदी नई संसद बनाएंगे, उसका विरोध करेंगे। अरे भाई उसका बायकॉट कर दिया, अब नई संसद में नहीं बैठोगे, कहाँ बैठोगे? जीत के आओगे वहीं बैठना पड़ेगा ना। मोदी 370 हटाएंगे, उसका विरोध करोगे। अरे देश की एकता के लिए 370 हटाया, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, आपको सपोर्ट करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर बनाने का, राम मंदिर का विरोध करेंगे, भारत माता की जय का विरोध करेंगे, वंदे मातरम का विरोध करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी ये कह दें कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, अगर वो आज ये कह दें कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, तो ये सारे कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी का पूरा कैंप कहेगा कि नहीं कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी है, क्योंकि मोदी ने अच्छे बता दिया। तो आचार्य जी, इसका क्या इलाज है? अब आपने अपने पोस्ट में बीमारी तो बता दी है, मैंने कहा पेशेंट भी आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इसका इलाज भी बता दीजिए। नहीं, कुछ बीमारियां लाइलाज हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जब तक राहुल गांधी जी हैं तब तक कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता, और राहुल गांधी जी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता। लेकिन मुझे तरस आता विपक्ष पे, जिन्होंने अपनी तमाम इस नैया की जो पतवार है वो राहुल जी के हाथ में दे दिए। राहुल गांधी जी कांग्रेस की जो नाव है उसको कई बार डुबो चुके हैं, तो जो अपनी नाव डुबो चुका है, समाजवादी पार्टी, टीएमसी एंड उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी, ये सब ऐसे बड़े बड़े, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी, ये सब इतने बड़े बड़े नेता हैं। मुझे तो इनकी बुद्धि पर तरस आता है कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप पूरे विपक्ष की कमान दे रहे हैं, जो देश के विरोध की बात करते हैं, जो सनातन के विरोध की बात करते हैं, जो इस देश को वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, जो इस देश के टुकड़े करने चाहते हैं, जो इस देश के टुकड़े करने वालों का समर्थन करते हैं, जो भारत से बाहर जाकर के कहते हैं भारत में लोकतंत्र मर गया,
अरे अगर भारत में लोकतंत्र मर गया होता तो आप प्रधानमंत्री को रोज गाली देते हैं, आप रोज उठते हैं प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। आचार्य जी, आप मेरा प्रधानमंत्री आखिरी के बारे में सवाल क्या आपसे क्या बोलते ये हैं? है, अरे देश कुछ के लोग आपसे ये प्रधानमंत्री की कहेंगे कुछ तो कि इज्जत आपने जिस करो। भाषा का प्रयोग किया है उसमें शायद आपने मर्यादा एक तरह से लांघ दी है। जिस पार्टी में आप इतने वर्षों से थे और अब आप उसमें नहीं है, इतना गुस्सा क्यों उस पार्टी को लेके और उसके नेता को लेके? अरे जो देश के खिलाफ बोलेगा उस पर फूल बरसाएंगे क्या? जो सनातन के खिलाफ बोलेगा उससे फूल बरसाएंगे क्या? और मैंने क्या गलत कहा है? मैंने तो कहा है कि अदालत भी मान बैठी है कि बीमारी मशीन में नहीं है, राहुल गांधी जी के दिमाग में है। मैंने तो यही कहा। तो जो सच को सच कहना क्या गुनाह है? लेकिन मैंने ये तो नहीं, राहुल गांधी जी की शान में मैंने कौन सा गलत बयानी की है? लेकिन वो तो कहते हैं कि मोदी डर गया, मोदी भाग गया, मोदी कायर है। ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहना चाहिए? अपमान वो कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना ये लोकतंत्र का कौन सा पार्ट है? और मुझे लगता है शायद इस इंटरव्यू के बाद वो कहेंगे कि ये आपसे पूछेंगे कि आचार्य जी भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हैं ऑफिशियली। उसके लिए भी शायद आपको तैयार रहना पड़ेगा, वो एक जवाब आप तैयार रखिएगा जब वो पूछे आपसे। हमारे पास समय की सीमा है आचार्य जी, मैं फिर से आपका धन्यवाद देता हूं। आप भाजपा ज्वाइन करना ना करना एक अलग विषय है। विषय ये नहीं है भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हैं। विषय देश का है जी, देश के प्रधानमंत्री का है। विषय देश की डेमोक्रेटिक संस्थाओं का है, संवैधानिक संस्थाओं का है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन का है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे देश में एक कंफ्यूजन जो था वो मिट गया है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। व्यूअर्स, वी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, लॉट्स मोर लाइंड अप ऑन द अदर साइड। प्लीज स्टे विद टाइम्स नाउ।